हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे आपको पढ़ाने जा रही हूँ आज सिविक्स का लेक्चर फर्स्ट। ये आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक्स का चैप्टर फर्स्ट है, विविधता की समझ। तो विविधता क्या है? विविधता है कि जो हम एक जगह पर रह रहे हैं, हमारा रहन सहन अलग है, हमारे धर्म अलग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हम आते हैं, खान पान अलग है, हमारी भाषा अलग है, त्योहार अलग अलग हैं। और इन सब विविधताओं की जो हमें समझ है कि यानी कि जैसे आपने सुना होगा भारत क्या है, विविधता में भी एकता का, विविधताओं का देश है। यानी भारत में भी क्या है, बहुत जगह जगह पे अलग अलग विभिन्नताएं होती हुई भी एक है भारत। तो इसमें हम मेन मेन पॉइंट्स स्टडी करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो सीधे हम चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। यहाँ आपकी एक स्टोरी दी गई है कि किस तरह से दो फ्रेंड्स होते हैं, समीर और वो, किस तरह से अलग अलग जगह के होते हुए भी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इस तरह की स्टोरी है यहाँ पर। तो ये आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सीधे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर पहुँचते हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम विविधता को कैसे समझें, यहाँ से देखिए। करीब सवा 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या पैदल चलकर। यानी कि जब कोई सुविधाएं नहीं थी तब भी हम क्या करते थे, तब भी तो लोग यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे हमने हमारे अतीत में हमने पढ़ा था कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, किस तरह से यात्राएं करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, किसके लिए होती थी? खेती के लिए और बसने के लिए। बसने का यहाँ पर मतलब है रहना, बसना इसका मतलब रहना। बसने के लिए या नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। ये चीज़ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा क्यों करते थे, क्या इसका कारण था। तो उसका रीजन क्या था? या तो बसने के लिए जाते थे, या फिर किसके लिए जाते थे वो, अपने खेती के लिए जाते थे, या फिर ज़मीन की तलाश में जाते थे। तो ये क्वेश्चन एक बार सीटेट में पूछा जा चुका है। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना अपना घर छोड़ देते थे। उन्हें जब भर खाना तक नहीं मिलता तो वे नई जगह जाकर बस जाते। कुछ लोग काम की तलाश में, तो कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। अब इसमें आपको कई रीजन समझ में आ गए होंगे कि लोग अपना घर क्यों छोड़ते थे, उसके रीजन क्या थे। कि काम की तलाश में जाते थे, खेती के लिए जाते थे, बसने के लिए जाते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर बसने के लिए। जब एक जगह पर सुविधाएं क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, कम हो जाती थी, जैसे पानी की कमी हो गई, सूखा हो गया, काल हो गया, उसके कारण वो क्या करते थे, दूसरी जगह पर रहना स्टार्ट कर देते थे। जिससे उनको, जब उन्हें प्रॉब्लम किसकी आती है, पेट भर के खाना नहीं मिल पाता था, तो वो नई जगह जाकर बस जाते थे। यहाँ आपको क्लियर हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह बसने का क्या रीज़न था। ये सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वो पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। जैसे अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक स्टेट से भी अगर हम दूसरे स्टेट में जाएंगे, तो हमें रहन सहन, खान पान, इन चीज़ों में क्या होगा, चेंजिंग मिलेगी। तो कुछ तो हम क्या करते हैं, अपना पुराना ही फॉलो करते हैं, और कुछ हम अपना नया, जो नई जगह है वहाँ का अपना लेते हैं। इस तरह की उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। एक तो वो क्या करते, अपनी अपनी भी संस्कृति को अपनाते, और दूसरा वो क्या करते कि जहाँ नई संस्कृति है उसको भी अपनाते। तो उससे कौन सी संस्कृति बनती, मिली जुली संस्कृति। आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न हो जाती है। अब कैसे उत्पन्न हो जाएगी विविधता? जब हम सामंजस्य बिठाएंगे, हम कई नई जगह पर जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े का, खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे लोग करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर करते हैं। आइए भारत के दो भाग, लद्दाख और केरल,
यहाँ पर अब अच्छे से विविधता शब्द को समझाने के लिए दिया गया है कि किस तरह से हम जो विविधता वर्ड है उसको समझ सकते हैं। कि जब दो स्टेट के लोग होते हैं, दो राज्यों के लोग होते हैं, उनके सिर्फ काम करने के तरीके नहीं होंगे अलग, उनका खान पान अलग होगा, उनका वेशभूषा अलग होगा, हर चीज़ उनकी अलग होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ों को दिया गया, ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल। सबसे पहले हम अगर लद्दाख और केरल की बात करें तो दोनों ही कैसे हैं, हमारे जो इंडिया का अगर मैप है तो दोनों ही अलग अलग हैं। क्योंकि लद्दाख अगर हम बात करें तो ये इंडिया के नॉर्थ में है, और हमारा जो केरल की अगर हम बात करें तो ये इंडिया के साउथ में। तो दोनों ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये बिल्कुल नॉर्थर्न है और एकदम सदर्न पार्ट है। आगे देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। पहला पॉइंट, ये कैसा इलाका है, रेगिस्तानी। कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। रेगिस्तान तो वैसे थार डिजर्ट है हमारे इंडिया में, लेकिन वो कैसा है, हॉट है, हॉट डिजर्ट है। और ये कैसा है, कोल्ड डिजर्ट है। रेगिस्तानी इलाका है क्या, लद्दाख। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर क्या है, अगर पूछ लिया जाता है कि आपको दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं लद्दाख के बारे में हैं, तो दे दिया जाएगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आप सोचेंगे कि अगर रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ बारिश नहीं होती, बारिश होती होगी, यहाँ ठंडा रहता है तो बारिश होती होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। अब सोचो, आप बर्फ से ढका रहता है तो वहाँ बारिश होती होगी, खूब खेती होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर कम खेती होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पानी, पीने के पानी के लिए भी लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। अब सोचिए, इतना वहाँ पर ठंडा रहता है कि जो आइस जम जाती है और गर्मी में जब पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो लोग उसको किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने पीने के पानी के लिए। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं। ये पूरा लद्दाख के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ऊन पाई जाती है, वहाँ पर बारिश कैसी होती है, वहाँ पर खेती किस तरह की होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं लद्दाख के बारे में। जो अपने नोट्स आप बना रहे हो उसमें आप नोट डाउन करते जाइए। हाँ, व्यापारियों को बेच देते थे। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। अगर पूछा जाता है मुख्यतः पश्मीना शॉलें कहाँ बुनी जाती हैं, तो कश्मीर में। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, यहाँ के लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे मक्खन है, चीज़ है एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। ये यानी पूछा जाए कि कौन से एनिमल्स हैं जो वो रखते हैं, कौन से, तो आपका आंसर होगा गाय, बकरी और याक। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। यानी हम कहें कि रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है। ये आपको पिक्चर में देख सकते हो, ऊंची पहाड़ी वाला रेगिस्तानी इलाका, लद्दाख का इलाका दिया गया है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं, यानी कि यहाँ पर फसल कम होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर व्यापार के लिए कैसा माना गया है, बहुत ही एक अच्छा रास्ता माना गया है। और उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके तक पहुँचते हैं। यानी मध्य एशिया से जो लोग आते हैं तो वो कहाँ होके जाते हैं, लद्दाख होकर ही निकलते हैं, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। यानी अगर हमें तिब्बत के लिए जाएंगे तो हमें क्या क्रॉस करना पड़ेगा, लद्दाख। और लद्दाख जाने वाले जो काफिले होते थे तो कहाँ होके निकलते थे, वो लद्दाख होके निकलते थे तिब्बत जाने के लिए। और अपने साथ में क्या क्या ले जाते थे, मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेके चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत कहाँ से पहुंचा, लद्दाख के रास्ते थे। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये मैंने कल आपको सीटेट का पेपर कराया था 2019 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीटेट 2019 में, दिसंबर में, कि आपका छोटा लद्दाख किसे कहते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा लद्दाख। छोटा किसको बोलते हैं, लद्दाख। यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते थे। लद्दाख में गानों एवं कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख से काफ़ी प्रचलित है। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट में पूछा गया है
कि जो ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में प्रचलित है, ये कहाँ का है, कहाँ का फेमस ग्रंथ है, जो केसर सागा कहाँ का प्रथम ग्रंथ है? तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। कहाँ का फेमस ग्रंथ है? लद्दाख। नेक्स्ट देखिए आप आगे। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते थे। यानी ये जो था ग्रंथ, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग इसको क्या करते थे? गाते थे। किसको गाते थे? ग्रंथ जो था केसर सागर। और ये लद्दाख में काफी प्रचलित है। अगर क्वेश्चन में पूछा था कहाँ का है ये, तो ये ग्रंथ कहाँ का है? तिब्बत का। मूल रूप से ये तिब्बत का है, लेकिन लद्दाख में भी इसको गाते हैं लोग। नेक्स्ट, अभी ये बात हो गई पूरा लद्दाख की। अब दूसरा जो है वो क्या है? केरल। जैसे दो की हमें, क्योंकि विविधता हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो दूसरा हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। कहाँ पर है ये? जैसे मैंने अभी आपको बताया, दक्षिण पश्चिमी, यानी हम इस तरह से अगर इंडिया को डिवाइड करें तो ये यहाँ आता है, इस पार्ट्स में आपका आता है केरल, यहाँ पर। और आपका लद्दाख कहाँ आता है? यहाँ टॉप पर। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। एक तरफ इसकी क्या है? समुद्र है, और दूसरी तरफ इसकी पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग आदि उगाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी, केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मसालों के लिए। काली मिर्च, लौंग, ये तो आप भी जानते होंगे कि मसालों के लिए ही केरल फेमस है। इसीलिए यहाँ पर व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। ये क्षेत्र कैसा है? व्यापारियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मसाले ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले कौन आया था केरल में? सबसे पहले। हर चैप्टर के मैं इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज भी आपको आगे प्रोवाइड कराती रहूँगी कि सबसे पहले केरल में कौन आने वाले कौन थे? अरबी एवं यहूदी। माना जाता है ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। कौन आया था? ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस। उनका नाम क्या था? संत थॉमस। और कब आए थे? 2000 साल पहले। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि ईसाई धर्म को लाने का श्रेय, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस। और ये कौन थे? ईसा मसीह के धर्मदूत। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। जो इब्न बतूता था, और ये हमारे इंडिया में आया, भारत में आया, तो इसने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा, उसमें मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि यहाँ पर जो मुसलमान समुदाय था उसका क्या था? बहुत ज़्यादा इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचा। आपको पता होगा कि वास्को डी गामा पहुँचा था केरल के कालीकट तट पर पहुँचा था। यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ता जाना। तो लोग क्या जान गए? पुर्तगाली लोग क्या जान गए? रास्ता जान गए। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। इसके लिए मतलब यहाँ ऐतिहासिक जो प्रभाव था केरल के लोगों पर, उनमें कौन से सभी धर्मों का पालन करते हैं। यानी कि हमने जैसे विविधता जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर जैसे अरबी लोग आए, यहूदी आए, वास्को डी गामा आया, मतलब पुर्तगाली आए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आते रहे उनका लोग क्या करते रहे? धर्म का पालन करते रहे, जिससे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। यानी तो क्या हो गया कि वहाँ के जो लोग थे उन पर सारे धर्मों का क्या हो गया? प्रभाव हो गया। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, जिन्हें और उन्हें चीनावला, और उन्हें क्या कहते हैं? चीनावला। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि चीनावला क्या है? तो वो जाल जो मछली पकड़ने के लिए यूज करते थे, और वो हूबहू किससे मिलते थे? चीन के जालों से। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी चट्टी कहते हैं। जो तलने के लिए करते थे उनको क्या बोलते थे? चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी? चीन से। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है।
जो केरल की उपजाऊ ज़मीन है वो किसके लिए फेमस है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली और सब्जी खाते हैं। वहाँ के अगर खान पान की पूछा जाएगा तो क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आपका ओणम, ओणम पूछा जाता है। ओणम कहाँ का है? तो एक तो ओणम विशेष आकर्षक है, और ओणम पर ही क्या होता है, आपका एक नाव प्रतियोगिता होती है केरल में। तो केरल पूछा जाता है कि रेस वोटिंग या नाव प्रतियोगिता कहाँ पर होती है, और तो ये होती है आपके केरल में। और कौन से फेस्टिवल पर होती है? ओणम। अब ये यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन दे दिया गया है, तो इसके ये पॉइंट्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, एक हमारे नॉर्थ में है तो दूसरा कहाँ पर है? साउथ में। वहीं हम ये देखते हैं दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रभाव है। दोनों अलग अलग है लेकिन संस्कृति का प्रभाव लगभग कैसा है? एक सा है। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया, यानी लद्दाख में भी चीन से लोग आए और आपके केरल में भी। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। यानी कि दोनों अलग अलग होते हुए भी व्यापारियों को आकर्षित किया। उसने मसालों के लिए केरल ने, तो इसने अपने ऊन के लिए। ये आप इस तरह से कंपैरिजन में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो आपका क्लियर हो गया होगा कि विविधता में एकता क्या है। उसके बाद आपका ये दिया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट्स है वो है ये, यहाँ से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई, ये पूछा जाता है। ये पूरा पर्टिकुलर सेम वर्ड्स दे दिए जाते हैं, यहाँ से सेम वर्ड्स दे दिए जाते हैं कि ये किसका कथन है। यहाँ से दे दिया गया कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये पूछ लिया जाएगा, इतना पूरा आपका कथन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कथन किसका है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ये नेहरू ही थे, इन्होंने भारत को विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये आपको पता ही होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसमें हमें क्या मिलता है? एकता की अभिव्यक्ति मिलती है। तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर में मैंने बता दी है आपके लिए। तो ये क्लास आपकी यहीं पर करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।